अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अटेंडेंस लगवा लें सब। अच्छा, अटेंडेंस हो गई है तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था एफिशिएंसी का, और मैंने कहा था कि मोटर का ही हमारा आखिरी टॉपिक था, क्योंकि हमने 5 टाइप्स मोटर की कवर कर ली थी, उनके न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे। ठीक। अच्छा, दूसरा असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है, उसकी डेट मैंने एक्सटेंड कर दी थी। जो आपको मैं यहाँ से शायद आज के दिन जमा करवाना था असाइनमेंट, वो भी 1-2 दिन मैंने शायद आगे बढ़ा दिया था। और जो 22 तारीख का शायद था, वो मैंने ईद के बाद करते थे, 29 तारीख। तो ईमेल मिल गई थी इस चीज़ की आपको, असाइनमेंट की डेट्स सर की? जाग के देख लिया था, स्ट्रेट पे देख लिया। नहीं, स्लेट के अलावा ईमेल नहीं आई थी क्या? नहीं सर, सर ईमेल नहीं आई। क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन तो डाला था स्लेट पे, उसमें नोटिफिकेशन आता है। नहीं आई तो चले, पता तो चल गया ना आप लोगों को डेट्स का। यस सर। ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन यार टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि फिर अब ये स्लेट सॉफ्टवेयर है, उस पर आप नहीं करेंगे तो लेट काउंट हो जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे, और उसके बाद फिर जमा करवाना मतलब फिर जमा भी नहीं होगा, बाद में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहला असाइनमेंट शॉर्ट आंसर्स का है। 2 से 3 लाइन बहुत ज़्यादा है, बस आप लिखें उसको अपने अल्फाज में और सबमिट कर दें। और जो हमारा वो है, अल्लाह आपका भला करे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो उसमें उसमें तो ज़ाहिर न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो करके आपने वो दोनों जमा करवाने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा मोटर्स और जनरेटर्स, ये आखिरी टॉपिक रह जाता है, इसका असाइनमेंट होगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे स्क्रीन। 1 मिनट रुकिए ज़रा। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरेटर्स का, तो हेडिंग दीजिए डीसी जनरेटर्स। डीसी मोटर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर्स। ओके। क्या कह रहा है जरा देखें। डीसी जनरेटर्स आर डीसी मशीन्स यूज्ड एज जनरेटर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डीसी मोटर्स थी, वो भी डीसी मशीन्स थी, मगर मोटर्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और जैसे कि आप शुरू से ये बात जानते हैं कि मोटर इफेक्ट और जनरेटर इफेक्ट, दोनों इफेक्ट्स किसी भी मशीन में साइमल्टेनियसली एवरी टाइम मौजूद रहते हैं। एक ऐसी मशीन जो कि अभी मोटर या जनरेटर नहीं बनी है, उसमें भी दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली मौजूद है, मगर दोनों इक्वल हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जहाँ पर मोटर इफेक्ट डोमिनेट करता है, यानी और पावर फ्लो जो होती है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो जाती है, उसको हम मोटर कहते हैं। और जब जनरेटर इफेक्ट डोमिनेट करे और पावर फ्लो हमारी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल साइड हो जाए, तो उसको हम जनरेटर कहेंगे।
देखिए आगे वो क्या कहता है, एज प्रीवियसली पॉइंटेड आउट देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड अ मोटर एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो। यही बात उसने पूरी इस लाइन में लिख दी। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच देयर फील्ड फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड। 5 इसकी मेजर टाइप्स हैं और उनकी डिवीजन, उनकी क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पे होती है कि फील्ड फ्लक्स को कैसे, किस तरीके से पैदा किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल वही चीज़ है जैसे डीसी मोटर्स में थी, वहां पर भी मैंने आपको क्या कहा था कि आर्मेचर सर्किट और फील्ड सर्किट, दो किस्म के सर्किट हैं। तो जो उनकी टाइप्स हैं वो डिपेंड करता है फील्ड सर्किट कैसे लगा हुआ है, यानी फील्ड फ्लक्स। यही बात उसने बिल्कुल एज इट इज यहाँ की। तो डीसी मोटर डीसी जनरेटर में कंस्ट्रक्शन वाइज कोई फर्क नहीं होता, तकरीबन सेम होते हैं। मसला किस यानी कि डिफरेंस किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ पावर फ्लो में। आइए नंबर 1, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। क्या इसमें होगा, इसके अंदर हमारी फील्ड जो है वो अलग से किसी सप्लाई के साथ चार्ज हो रही होगी। In this generator the field flux is derived from a separate power source independent of the generator itself, just like a motor। दूसरी कौन सी होगी, शंट। इसमें भी वही चीज है कि हमारी फील्ड सर्किट जो होगा वो आर्मेचर और सप्लाई के पैरेलल में होगा। In a shunt generator the field flux is derived by connecting the field circuit directly across the terminals of the generator। पैरेलल में आ गया ये। सीरीज, in a series generator the field flux is produced by connecting the field circuit in series with armature। बिल्कुल एज इट इज है यार, मोटर जैसा। लास्ट है cumulatively compounded generator। In a cumulatively compounded generator both shunt and series field are present and their effects are additive and differentially compounded। इसमें क्या होगा, both fields are present but their effects are subtractive। तो ये 5 टाइप्स वही हैं जैसे कि आपने मोटर्स में पढ़ी थी, लेकिन फर्क किसका आएगा, पावर फ्लो का। ठीक। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आपके हिसाब से क्या फर्क आना चाहिए मोटर के बजाय जनरेटर के अंदर? जी, क्या फर्क होना चाहिए बताइए। करंट डायरेक्शन। आवाज आ रही है आप लोगों की, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जनाब। हाँ, तो सवाल ये था कि क्या डिफरेंस होना चाहिए। मैं जरा आपको एक और डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। ये आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें हेडिंग किस चीज की है, मोटर। मोटर की। तो ये मैंने यानी कि पुरानी डायग्राम लगा दी, ठीक है ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब सर इसके रेफरेंस से आप मुझे बताएं कि अभी जो हम डायग्राम पढ़ेंगे उसमें क्या फर्क होगा, वन बाय वन। सर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, आर्मेचर करंट। हाँ बिल्कुल सही, ये मैं यहाँ पे चले बना देता हूँ कि हमारे पास ये एक तो ये डायरेक्शन वो क्या होगी, आउटसाइड हो जाएगी। यही यस कहना सर। चाह रहे हो? बिल्कुल सही, पहला आंसर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाइज तो फर्क नहीं हुआ ना, क्या ख्याल है? ये फर्क नहीं तो सर। फंक्शनैलिटी वाइज हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मोटर के अंदर वीटी और ईए में से कौन बड़ा था? मोटर में वीटी और ईए में से कौन बड़ा था? वीटी। वीटी बड़ा था। वीटी बड़ा था जब तो करंट अंदर आ रहा था, मगर जनरेटर में क्या हो जाएगा, ईए बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा है। ये बात भी हमने पढ़ी थी, याद करें आप लोग, जो डिफरेंस पहले दिन मैंने, मतलब पहले दिन से मुराद चैप्टर 1 में हमने जो तीसरे चौथे वीक में शायद पढ़ा था हमने क्लास के जी अंदर सर। यूनिवर्सिटी में, अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था ना, मैं डिफरेंस बताए थे मशीन मोटर और जनरेटर के, उसमें से ये भी बताया था ई और वीटी में से कौन बड़ा है और करंट की डायरेक्शन, तमाम बातें बताई थी, आपको याद है? जी सर। और ये भी कहा था कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है वो तब्दील नहीं होती है ना, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन तब्दील होती है, मैकेनिकल डायरेक्शन तब्दील नहीं होती। खैर, तो ये तो चले आपकी बात ठीक हो गई। और इसके अलावा ये, और मैंने जैसे कहा कि तो कंस्ट्रक्शन वाइज फर्क नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाइज क्या फर्क होगा, इस डायग्राम में क्या फर्क आएगा, जल्दी से बताइए। चले हिंट दे देता हूँ, एक फर्क आएगा, क्या आएगा? नहीं आ रहा ध्यान में? शहूद, आ रही है बात ध्यान में? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को?
सर आउटपुट ईए की साइड पे लेंगे, जोर से बोलो। आउटपुट जो है वो हम फील्ड की साइड पे ले रहे होंगे। आउटपुट यहाँ से लेंगे? यस सर। पागल हो गए हो यार अदीप, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ से कहाँ से आउटपुट ले लोगे? यहीं से आएगा आउटपुट। आउटपुट आर्मेचर से आता है, इसका क्या ताल्लुक है? अगर मैं यहाँ पर वो लगा दूंगा परमानेंट मैग्नेट, तो तुम कल को परमानेंट मैग्नेट से निकालने लगोगे करंट। हैं, क्या हो गया तुम्हें? देखिए भाई, जब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी तो आप लोग गौर नहीं कर रहे कि इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी ब्रुश की। क्योंकि अगर ये पोलैरिटी हो तो ये इसमें ये तो इसमें एडिशन करना शुरू कर देगा, जबकि ये तो लॉस है, ब्रुश ड्रॉप लॉस। करंट यहाँ से आ रहा था तो ये ब्रुश उसको रोक रहा है। जब करंट यहाँ जाएगा तो फिर इसकी पोलैरिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट ब्रुश उसको भी रोकेगा। क्योंकि ब्रुश ड्रॉप लॉस बेसिकली क्या था, ब्रुश जहाँ लगे हुए थे कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ, तो उसमें से करंट अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर जाए, उसका काम तो बीच में प्रॉब्लम पैदा करना ही है। तो ये बात मैंने आपको इस डायग्राम को पढ़ाते वक्त भी बताई थी कि ये इसकी पोलैरिटी है इस करंट के रिस्पेक्ट से। करंट रिवर्स होगा जनरेटर में तो इसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। आप भूल गए? आ जाए वापस लेक्चर की तरफ। ओके जी, ये देखिए डायग्राम, ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डीसी जनरेटर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फील्ड सर्किट है, ये हमारा आर्मेचर सर्किट है, और आर्मेचर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, वी ब्रश का। और अब आप देख रहे हैं करंट इसमें बाहर को जा रहा है क्योंकि ये जनरेटर है। इसके बाद अगर हम इस आर एडजस्टेबल और इस आर एफ को कंबाइन कर लें जैसे वहां किया था, तो ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। और वी ब्रश को अगर हम फिलहाल नेग्लेक्ट कर दें जैसे वहां किया था मोटर्स में, तो ये है वो सिंपल डायग्राम जिसको आइंदा हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी वर्किंग करेंगे। तो अगर इस फील्ड को हम अलग से एक सप्लाई वी एफ देकर चार्ज करें तो इसको सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। और अगर इसी को यहाँ पे लगा लें टर्मिनल्स पर पैरेलल में, तो इसको शंट कहते हैं। और इसी को अगर इसके साथ सीरीज में लगा ले तो इसको सीरीज कहते हैं। और सीरीज शंट दोनों को इस्तेमाल कर लूं तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंडेड कहते हैं। ये बात आप सब जानते ही हैं। तो आइए जल्दी से इसको देख स्टार्ट करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, हेडिंग दीजिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काम। हेडिंग दीजिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अच्छा, अब जरा इसमें गौर करें कि इसमें हमने इसको एक अलग से सप्लाई दी है और इसको अलग से सप्लाई दी है, तो दो सप्लाईज हमारे पास आ रही हैं। बल्कि मैं उल्टा बोल गया यार, मोटर थोड़ी है, ये जनरेटर है हमारे पास। एक ही सप्लाई दी है आपने, इसको सप्लाई दी है, ये तो हम जनरेट कर रहे हैं। इसको सप्लाई दी है आपने, ये हम जनरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मैकेनिकल मूवमेंट करेंगे इसमें। जैसे मोटर था, दो सप्लाईज दे रहे थे तो वो रिजल्ट हमें उसकी मैकेनिकल मूवमेंट मिल रही थी, रोटेशन। यहाँ पर हम एक सप्लाई देंगे इसको और इसको हम रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने से ये चीज ईए जनरेट होगा और वो ईए बाहर निकलेगा। तो देखें इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर कि आई एफ क्या होगा, तो आई एफ क्या होना चाहिए, सिंपल ओम्स लॉ। ये रहा फॉर्मूला, आई एफ किसके बराबर है, वी एफ ओवर आर एफ। अब आप कहेंगे सर एल एफ कहाँ गया, तो ये सवाल मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, एल एफ कहाँ गया। तो एल एफ क्या है, इंडक्टर, और इंडक्टर डीसी में क्या हो जाता है, शॉर्ट। तो बचा क्या, आई एफ इक्वल्स टू वी एफ ओवर आर एफ। और इधर इधर हमारे पास आर्मेचर करंट ही लाइन करंट है, या यहाँ पर अब आप लोड करंट कह लें क्योंकि यहाँ पर जनरेटर इसको लोड प्रोवाइड करेगा। तो आर्मेचर करंट ही लाइन करंट कह लें या लोड करंट कह लें, जो भी कह लें, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और केवीएल नाउ बिकम दिस फॉर्म, वीटी इक्वल्स टू ईए माइनस आई आर। पहले क्या होता था, वीटी इक्वल्स टू ईए प्लस आई आर, क्योंकि वीटी सब मेन वोल्टेज था, वो सप्लाई कर रहा था, कुछ यहाँ ड्रॉप हो रहा था, बाकी यहाँ ड्रॉप हो रहा था, तो दोनों ड्रॉप ऐड कर लिए तो टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज ये है क्योंकि ये जनरेट कर रहा है, तो ये टोटल वोल्टेज है, ये बाहर निकलते हुए कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है। तो आप कहेंगे ये किसके बराबर है, VT प्लस IARA, यानी टोटल जनरेट हुआ, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, बाकी बाहर चला गया, तो दोनों को ऐड करें ये बन जाएगा। असल वोल्टेज अब हमारे पास EA है, वहां पर असल वोल्टेज VT था, EA बैक EMF था। यहाँ पर असल वोल्टेज EA है क्योंकि ये जनरेटर है, तो EA बड़ा होगा, VT छोटा होगा। ये बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी चुके हैं। तो EA बराबर होगा VT प्लस IARA। ये हमारे पास इसकी इक्वेशंस आएंगी। यहां तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ओके, आगे चलिए। द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक, जरा अब
गौर करें, जैसे हमने मोटर्स में देखा था टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपको क्या बताया था, टर्मिनल किस चीज को कहते हैं, आउटपुट को। तो मोटर का आउटपुट क्या निकल रहा था, याद है आप लोगों को? यहाँ पर आता था ओमेगा और यहाँ पे आता था टॉ, याद है? ओमेगा वर्सेस टॉ। तो ये क्या था, स्पीड, ये क्या था, टॉर्क। और मैकेनिकल पावर किसके बराबर होती है, टॉ ओमेगा। मैकेनिकल पावर किसके बराबर होगी, टॉ ओमेगा। तो वही आपका आउटपुट बन रहा था, मैकेनिकल पावर। मगर अब है ये जनरेटर, तो जनरेटर का आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, वोल्टेज इनटू करंट। तो अभी आपने देखा कि वोल्टेज इनटू करंट क्या हो सकता है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये आपका आउटपुट करंट है। ये टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये टर्मिनल्स हैं इसके। ये जरा ज्यादा वाज़ेह बात पता चले कि ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं, ये इसका वोल्टेज है, ये इसका करंट है, तो ये इसका यानी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखें, ये है VT और ये है IL। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ नो लोड पर बनाए, नो लोड, वापस आए डायग्राम को जरा देखें, नो लोड। नो लोड का मतलब है इसको ओपन सर्किट छोड़ दूं। इसको अगर मैं ओपन सर्किट छोड़ दूंगा तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, बताइए? 0 जीरो। जीरो तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा, होगा ही नहीं, जीरो। इसका मतलब जो ये होगा वही VT होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी बात, और आपने इंटर में भी पढ़ा था कि वो कोई भी बैटरी होती है ना, या यूं कह लें EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद आई बात? इंटर में पढ़ी थी ये कि EMF असल वोल्टेज होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल रहा होता है बाहर वो EMF से थोड़ा सा कम होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि भाई अगर किसी सप्लाई को नो लोड पे चेक करें तो उसका EMF ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है, क्योंकि वही चीज बाहर आ रही थी, अंदर कुछ ड्रॉप नहीं होता। मगर जब आप लोड लगाते हैं तो करंट आता है, करंट आता है तो कुछ चीज इंटरनल ड्रॉप होती है, इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल EMF से गिर जाता है नीचे। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि ये EMF है असल चीज जो जनरेट हो रही है, और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज ये नो लोड पे बराबर होंगे, मगर जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे IA बढ़ेगा तो यहाँ का ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। तो जरा ग्राफ चेक करें, तो जब नो लोड पे होंगे तो VT की स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, EA, यानी EA पर स्ट्रेट लाइन रहेगी VT की। तो स्ट्रेट लाइन तो बल्कि नहीं कहें आप, मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये नो लोड पर है, क्योंकि नो लोड का मतलब होता है करंट जीरो। तो करंट जीरो का मतलब ये पॉइंट, बस यूं कह लें कि नो लोड पर बेसिकली ये पॉइंट है, करंट जीरो है ना, करंट जीरो तो सिर्फ बाई एक्सिस पे होता है। तो उसको रेफरेंस के लिए हमने ये, बल्कि डॉटेड में होती तो ज्यादा बेहतर होता है, डॉटेड में एक लाइन शो कर ली। दूसरा फिर आपने कहा कि यार करंट बढ़ना शुरू हुआ, करंट जब बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि IL इक्वल टू IA है, जब करंट बढ़ना शुरू हुआ तो IA बढ़ना शुरू हुआ, IA बढ़ा तो IAR ड्रॉप बढ़ा, तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज EA से गिरना शुरू हो गया। तो गिरते 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 जा रहे, तो यहाँ से रेफरेंस दिखाया कि इस रेफरेंस से यहाँ तक जिसने गिराया है वो है IARA ड्रॉप। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर पूरी एज इट इज वैलिड बैठ रही है कि VT किसके बराबर होगा, EA माइनस IARA ड्रॉप। ओके, और ये चीज है कब, जब आर्मेचर रिएक्शंस नहीं होंगे। और अगर आर्मेचर रिएक्शंस भी आ जाए, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसमें लगी हुई, अगर फॉर एग्जांपल मैं ना लगाऊं तो आर्मेचर रिएक्शंस आएंगे, तो फिर ये डायग्राम आपकी बनती है। तो आर्मेचर रिएक्शंस में कह रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और गिर जाएगा, यानी और नुकसान जाहिर है। अब आप खुद सोचें कि आप जानते हैं ना कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो लॉस होता है। तो अगर यहाँ पर मैं कहता कि आर्मेचर रिएक्शन आने की वजह से ये ग्राफ नीचे, मतलब नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि ये आइडियल है, बल्कि यूं कह लें कि ग्राफ आइडियल है। तो अगर कोई चीज इसको नीचे से ऊपर ला रही है, इट मींस वो आइडियल के करीब लेके जा रही है, तो इट मींस इट इज नॉट अ लॉस, ये तो बहुत फायदेमंद बात है। तो ज़ाहिर है आर्मेचर रिएक्शन ऐसा तो नहीं कर सकता। अगर आप कहें इधर ही रहेगा तो इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये भी नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर है नीचे ही लेके जाएगा ना उसको। ये आर्मेचर, ये मतलब कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ मैं फिलहाल, मैथमेटिकली कॉमन सेंस है कि ज़ाहिर आर्मेचर रिएक्शन ने नीचे ही गिराना है उसको, और तो कुछ वो कर नहीं सकता, तो नीचे गिर रहा है। और अगर इसको हम इमेजिन करना चाहेंगे भाई कैसे होगा, तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन का फर्क पड़ता किस पर है, सोचें। आप कहेंगे सर आर्मेचर रिएक्शन का फर्क पड़ता है, अल्लाह आपको भला करे, किस पे पड़ता है, फ्लक्स वीकनिंग फ्लक्स। और आर्किंग। तो मैंने आपको बताया था आर्किंग स्पार्किंग तो मैकेनिकल फिनोमेना है, तो हम तो यहाँ पर फार्मूलों पे बात कर रहे हैं, तो हमने नॉर्मली किस पे कंसीडर करना है, फ्लक्स वीकनिंग। फ्लक्स वीकनिंग का मतलब फाई गिर जाएगा, तो देखिए फाई गिर जाएगा तो फाई का ताल्लुक इससे है, ये फाई अगर गिरेगा तो सिंपल सिंपल EA गिर जाएगा, और अगर EA गिर जाएगा तो यहाँ पर आपको डायग्राम देख लें कि EA गिरने का मतलब है कि EMF ही गिर रहा है, तो जाहिर है टर्मिनल पोटेंशियल ने नीचे ही जाना है। क्या ख्याल है आपका? यस सर।
तो ये तो ऑब्वियस चीज है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आगे चलिए। कंट्रोल ऑफ टर्मिनल वोल्ट, जैसे वहां पर था ना स्पीड कंट्रोल, तो 3 मेथड्स थे, याद करें। आरएफ को चेंज करना, वीए को चेंज करना और आरए को चेंज करना। यहां पर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1, चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशन। देखें 2 मेथड इसलिए होते हैं कि आपका E इक्वल्स टू k5 ओमेगा है, बस ये इक्वेशन है, इस पे कंट्रोल करना है। तो खुद बताएं, k तो चेंज हो नहीं सकता ना, k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है। तो बचे क्या, 2 ही तो पैरामीटर्स बचे, फाई और ओमेगा, तो 2 ही मेथड्स हैं। चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ओमेगा को चेंज कर दो, जाहिर है बढ़ा दोगे E बढ़ जाएगा, कम कर दोगे E कम हो जाएगा, और E का ताल्लुक VT से डायरेक्टली है। ये देखें, E बढ़ा तो VT बढ़ेगा, तो मतलब सिंपल ओमेगा बढ़ाएंगे तो VT बढ़ेगा, ओमेगा घटाएंगे तो VT गिरेगा। तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी इक्वेशन है ही नहीं। नंबर 2, चेंज द फील्ड करंट। दूसरी बात, ये फ्लक्स को बदलो। तो फ्लक्स को बदलने के लिए फील्ड करंट बदलना पड़ेगा, फील्ड करंट को बदलने के लिए आपको फील्ड रेसिस्टर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि फील्ड रेसिस्टर को वेरिएबल हमने रखा था, याद करें, आर एडजस्टेबल हमने फील्ड रेसिस्टर में शामिल किया था ना, ये वही चीज है। चेंज द फील्ड करंट इफ आरएफ इज डिक्रीज्ड, सपोज दैट आरएफ को कम किया, फील्ड करंट बढ़ गया। फील्ड, ये देखिए आरएफ कम करेंगे तो फील्ड करंट बढ़ेगा, फील्ड करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ऐसे ही है ना। एज द फ्लक्स राइजेस, दैट्स इट, ये बढ़ेगा तो VT बढ़ेगा। तो यानी आरएफ को कम करने से, या दूसरे लफ्जों में आईएफ को बढ़ाने से आपका टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ेगा। मगर एक बात याद रखना, आईएफ बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। याद करें, ग्राफ आपका जो बनता था वो लीनियर से आगे जाकर नॉन लीनियर रीजन में जाता है, मैग्नेटाइजेशन का। तो फ्लक्स और आईएफ का रिलेशन लीनियर नहीं है। तो और हमारे पास यहां तक का तो फार्मूला मौजूद है, मगर इसके फार्मूले हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस तरह की चीज, और आपको पता है हमारी तो ऑपरेशन यहां पर हो रहा होता तकरीबन। तो ये जो है ना, आईएफ बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, तो आईएफ बढ़ने से फ्लक्स का मेरे पास कोई रिलेशनशिप मैथमेटिकल इक्वेशन में मौजूद नहीं है। मतलब मौजूद तो है, हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, हम नहीं पढ़ते। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आईएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स का ताल्लुक कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मोटर्स पे हम करते थे, क्या करेंगे जल्दी से बताओ? मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मैग्नेटाइजेशन कर्व, क्योंकि देखो आरएफ को कम करेंगे तो आईएफ बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा ओम्स लॉ से। जितना आरएफ कम करोगे आईएफ आ जाएगा, मगर आईएफ के बाद फ्लक्स कितना आएगा और फ्लक्स के बाद ये कितना आएगा, ये चीज कैलकुलेट कैसे नहीं हो सकती डायरेक्टली। तो हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है, याद करें, वाई एक्स एक्सिस पे आईएफ होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, क्या होता है, कहां गया वो, ये ईए होता है, ईए। तो आप क्या करते हैं, आईएफ और से फ्लक्स के थ्रू होते हुए डायरेक्टली ईए कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम ग्राफ के थ्रू कर लेंगे। तो ये करना कि आईएफ निकालो, फिर से फ्लक्स निकालो, फिर उसका ईए निकालो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो डायरेक्टली हम आईएफ से मैग्नेटाइजेशन कर्व को देखते हुए हम ईए निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात याद रखें कि इन दोनों में से इफेक्टिव मेथड कौन सा है? ऑब्वियसली मेथड नंबर 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है प्योर। क्योंकि स्पीड ऑफ रोटेशन आप कैसे चेंज करोगे? देखो पढ़ो जरा। In many applications, the speed range of the prime mover is quite limited. जो प्राइम मूवर घुमाने वाला होता है उसकी स्पीड की जो रेंज है वो बड़ी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि हम उसको अनलिमिटेडली चेंज करते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन को। तो इसलिए इसके थ्रू चेंज करना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ज्यादा मेजर 80% फोकस किस पे होता है? मेथड नंबर 2 पर। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इज मोस्ट कॉमनली कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द फील्ड करंट। और सेपरेटली एक्साइटेड में कैसे फील्ड करंट चेंज होगा? सिंपल रेसिस्टिव लोड को, यानी कि क्योंकि वो तो सेपरेट लगा हुआ है ना अलग से, वेरी करने से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है नॉन लीनियर एनालिसिस ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको कही कि भाई आईएफ चेंज होने से फ्लक्स कोई लीनियर नहीं होता। तो आईएफ चेंज होने से फ्लक्स का सारा ताल्लुक कैसे होगा? ग्राफ के थ्रू, मैंने अभी बता चुका हूं। तो आप आईएफ चेंज करेंगे और ग्राफ पर जाएंगे, वहां से ईए निकाल लेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। एफ नेट बराबर होता है एनएफ आईएफ माइनस एफ ए आर। तो अगर आर्मेचर रिएक्शंस नहीं है तो सिंपल फिर आईएफ निकालें और काम कर लें अपना। लेकिन अगर आर्मेचर रिएक्शंस मौजूद हैं तो फिर आईएफ नेट निकालना पड़ेगा, यानी आईएफ स्टाइल। तो ये फॉर्मूले दोनों मोटर के हैं। तो आप देख लेंगे आर्मेचर रिएक्शंस यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है या नहीं है, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या नहीं, दैट्स इट। ये बिल्कुल वही चीज है। ओके, अब बातें बहुत हो गई तो हम इसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया। तो मैं मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल को, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, एक साथ हम करें। आप जल्दी से आ जाएं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नई मीटिंग में।